हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो IQ टेक एजुकेशन। दोस्तों, ये हमने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को चैप्टर वाइज समझाएंगे। दोस्तों, ये हमने बायोलॉजी से स्टार्ट की थी, जिसका पहला चैप्टर था मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर के भी हमने 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर रखे हैं, जिसने भी ना देखे हों हम उन दोनों पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप पहले उन्हें देख लीजिए, फिर ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, फिर आप इसे देखिए। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन तक तो हमने पिछले 2 पार्टों में देख लिया है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए दोस्तों, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का जो सबसे लंबा भाग होता है, आपको पता ही है, पिछले पार्ट में बताया था। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम होता है पहले नंबर पर, ड्यूडेनम, फिर जेजेनम, फिर इलियम। तो जो सबसे लंबा पार्ट होता है इसका, ये होता है इलियम। ठीक है, ये होता है सबसे लंबा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा पार्ट होता है ड्यूडेनम। इसकी लंबाई याद रखिए आप ड्यूडेनम की, तो ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलियम की दीवारों की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें डैश कहते हैं। देखिए, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का भी इलियम पार्ट, इलियम और जेजेनम दोनों पर ही होती है ये। इनमें इस तरह की कुछ संरचनाएं होती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं, दोनों ओर, अंदर की ओर, छोटी आंत में। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं विलाई, विलाई या विली। ठीक है, इनका काम को क्या होता है? इनका काम होता है अवशोषण सतह को बढ़ा देना, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसके बाद वो पाचन होता है, उसका पचता है, उसके बाद छोटी आंत में जाकर उसका अवशोषण होना होता है। तो जो अवशोषण होता है, इससे क्या होता है? इससे अवशोषण सतह बढ़ जाती है। इससे क्या होगा? तेजी से अवशोषित भी होगा और जल्दी होगा, जितना भी अवशोषण होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? ये देखिए, अभी बताया है मुख्य कार्य क्या है इसका, अवशोषण सतह को बढ़ा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इसके लिए होती है क्षारीय माध्यम, यानी बेसिक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए, अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो उसे में चाहिए होता है न्यूट्रल मीडियम, लगभग न्यूट्रल हो, ना एसिड हो ना बेसिक हो। ठीक है, लगभग न्यूट्रल हो। ठीक है, अगर बात करें स्टमक की, स्टमक में एसिडिक, हाईली एसिडिक नेचर चाहिए होता है, उसमें HCl का काम यही होता है, हाईली एसिडिक बनाना। ठीक है, और अगर बात करें छोटी आंत की, तो उसे चाहिए होता है बेसिक मीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? देखिए, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, ठीक है, सीकम होता है, क्लोन होता, कॉलोन होता है, और रेक्टम होता है। ये 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के। देखिए, अगर छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत का ये लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट का ये जो होता है, ये डायग्राम में देखिए, ये जो होता है लास्ट का, ये होता है इलियम। ये जुड़ता है, ये बड़ी आंत से यहाँ से जुड़ा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सीकम। ये बड़ी आंत का सीकम पार्ट होता है, ये वाला, ये जुड़ता है इससे, छोटी आंत के इलियम से। तो इसमें पूछा गया है इलियम से कौन सा पार्ट जुड़ता है, तो ये जुड़ेगा सीकम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवशेषी अंग, अपेंडिक्स, जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ी आंत का ये जो ओपनिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये इस तरह की संरचना है ना, डायग्राम में देखिए, ये इस तरह की संरचना है ना, ये नीचे उंगली के आकार का बना हुआ है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा है ये किसका पार्ट है? ये बड़ी आंत के सीकम का पार्ट है, बड़ी आंत के सीकम सीकम का पार्ट है। देखिए, ये क्या होता है? ये, इसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, ये वेस्ट है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। देखिए, छोटी आंत में जो पचना था खाना वो पचा, जो अपचित रह गया, जो नहीं पचने वाला है, उसे बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देता है। तो बड़ी आंत से ये वापस छोटी आंत में ना चला जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व होती है, जो है ना पॉइंट है, जो ये वाला डायग्राम में देखिए, बड़ी आंत और छोटी आंत को कनेक्ट करने वाला जो ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इस पर एक वाल्व होती है, जो बड़ी आंत से वेस्टिजियल वेस्ट जो भी हमारा बचा है, उसे छोटी आंत में वापस नहीं आने देती। इसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। देखियो, देखिए, इलियम पार्ट होता है, बड़ी छोटी आंत का पार्ट होता है इलियम। ठीक है, और बड़ी आंत का ये पार्ट होता है जिससे ये मिलता है, इसे बोलते हैं सीकम। तो दोनों से मिलकर ही बना है इलियोसिकल वॉल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक
बड़ी आंत का कार्य नहीं है। बड़ी आंत का कार्य क्या नहीं है? भोजन को पचाना, यही सही है। भोजन को पचाना बड़ी आंत का काम थोड़ी है। जब ये बड़ी आंत का काम भोजन को पचाना नहीं है तो और क्या काम है बड़ी आंत के? जल का अवशोषण करना, सही बात है, जल का अवशोषण करता है, जो भी एक्स्ट्रा जल होता है उसमें अवशोषण करता है। खनिज और औषध का अवशोषण, ये भी सही है। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस का सिक्रेशन, म्यूकस का स्राव करता है। देखिए जैसे जो पचने लायक था वो तो पच चुका छोटी आंत में ही, उसके बाद ये बड़ी आंत में पहुंचा। बड़ी आंत में क्या होगा? इसका जल का अवशोषण हो जाएगा, जल को सोख लेगा ये, जो भी वेस्टेज बचा हुआ है। जब उससे जल सोख गया तो वो टाइट हो जाएगा ना, जो भी मल होता है टाइट हो जाएगा, तो उसे एक तरह से चिकनाई या लुब्रिकेशन देने के लिए ही म्यूकस का स्राव होता है। ठीक है, म्यूकस का स्राव होने से ये चिकना हो जाता है, जिससे आसानी से बाहर की ओर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो अपचित है और अनवशोषित है, लास्ट में जो बचता है उसे बोलते हैं फीकल। फीकल यानी मल। ठीक है, फीकल बोला जाता है, जो सुबह सुबह निकाला जाता है रेक्टम के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले पहले तक यह डैश में रहता है। मल त्यागने से पहले टेम्परेरी रूप से यानी वेस्टिजियल को बाहर निकालने से पहले ये टेम्परेरी रूप से कहाँ रहता है? तो ये होता है मलाशय में यानी रेक्टम में। रेक्टम में रुका होता है उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलाशय का द्वार है डैश। मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है डैश। मलाशय का द्वार क्या है? जो बाहर की ओर खुलता है। देखिए डायग्राम में, देखिए ये होता है ना ओपनिंग पॉइंट, मलाशय जो रेक्टम का ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एनस, गुदा बोली जाती है इसे। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? पाचक ग्रंथि कौन सी नहीं है? देखिए लार ग्रंथि होती है, पाचन में सहायक होती है, पाचन ग्रंथि है। यकृत, ये भी पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ये भी पाचन में सहायक होता है। थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें, ये कोई पाचक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थायराइड ग्लैंड, जो गले में पाई जाती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियाँ आंत में पाई जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आंत में पाई जाती है, और आंत में भी कहाँ? छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी कहाँ? ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। कहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? देखिए अब बात करें ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का पार्ट है, तो इसमें क्या होता है? इसमें तो प्रोटीन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी का पाचन होता है, तो ये तो नहीं है। अमाशय, स्टमक, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, वसा का तो खैर इसमें भी नहीं होता, तो प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन, इसने पूछा है प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। देखिए बकल कैविटी, जो फर्स्ट वाले पार्ट में आया था ना बकल कैविटी, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर, लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? मुख गुहा, बकल कैविटी, देखिए आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था शायद ये, कि जो कार्बोहाइड्रेट को पचने के लिए है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन के लिए हमें कौन सा नेचर चाहिए, क्या माध्यम चाहिए? वो चाहिए लगभग न्यूट्रल, यानी पीएच मान लगभग 7 हो। ऐसे आइए ना, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। इससे जो कम वाले होते हैं, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है, वे होता है एसिडिक नेचर के यानी अम्लीय प्रकृति के, और जिसका भी 7 से ज़्यादा होता है वे होते हैं बेसिक मीडियम यानी क्षारीय प्रकृति के। तो हमारे बकल कैविटी जो मुख गुहा होता है, इसे कैसा चाहिए? ये चाहिए लगभग न्यूट्रल। तो जो बकल कैविटी का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान जो होता है 6.8। ठीक है, लाइटली न्यूट्रल समझ सकते हो आप इसे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? लार में एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही मुंह से हुआ, तो उसमें एंजाइम तो लगेंगे ही। तो वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है जो हम खाने को चबाते हैं, जैसे जो भी मुंह में लिया हमने, जिसमें भी अगर कार्बोहाइड्रेट है उसमें, और वो भी स्टार्च की फॉर्म में है। ठीक है, तो जो उसका पाचन होगा या उसे माल्टोज में बदलेगा, तो वो बदलेगा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, टाइलिन सुना होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं इसे, तो लगभग 9th में शायद ये
फर्स्ट बार पढ़ने को मिलता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। देखिए लाइसोजाइम भी लार में ही होता है, लेकिन इसका काम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना नहीं होता। इसका काम तो अगर कुछ एक्स्ट्रा जम्स चले जाते हैं, जैसे खाते हैं ना खाना, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया एक्स्ट्रा जम्स चले जाते हैं, उन्हें मारना होता है, उन्हें नष्ट करना होता है। और जो कुछ इससे बच जाते हैं, ठीक है, वो आगे जाकर स्टमक में जाकर HCl उन्हें मार देता है, नष्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। किसमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम नहीं है? मुख गुहा, अगर बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी तो कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, तो ये तो गलत बात है। इसमें तो होगा भाई कार्बोहाइड्रेट पाचन करने के लिए एंजाइम होगा इसमें तो। छोटी आंत, अगर छोटी आंत की बात करें, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसमें तो तीनों का ही पाचन होता है छोटी आंत में। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम होगा। और बात करें स्टमक में क्या होता है? स्टमक में प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा इसका। स्टमक में कोई भी एंजाइम नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? केसिन को पेप्टोन्स में, कैसिन दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन कैसिन, उसको तोड़ने का काम होता है रेनिन का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में, तो जो पेप्सिन है ये भी यही करेगा। वैसे तो अगर अमाशय की बात करें तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में यही बदलता है, पेप्सिन। ठीक है, और बात करें ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन ये अमाशय यानी स्टमक या पेट में नहीं तोड़ता, ये तोड़ता है छोटी आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानव शरीर में के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? लीवर के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड होता है। ठीक है, ये तो बात सही है। इसका वजन 1.5 से, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं बताना हमें, ये तो बात सही है। ठीक है, इसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है, ये भी सही है। यह पित्त रस का स्रावित करता है, यह पित्त रस को, जो बाइल जूस होता है उसका सिक्रेशन करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, नहीं ये गलत बात है, ट्रिप्सिन का स्रावित नहीं करता है। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस को कौन सिक्रेशन करता है? पितरस का बाइल जूस यकृत से ही सिक्रेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पितरस का स्रावन कौन करता है? यकृत। देख लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, वैसे तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो भी ये सीरीज़ है पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उसमें अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत द्वारा स्रावित पितरस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? देखिए, ये लीवर है, ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, ये रेड पार्ट, ये लीवर है। ठीक है, ये जो ग्रीन है ये वाला, ये है गोल ब्लैडर। ठीक है, लीवर से ही बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और ये स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाता है। ये है ना गल ब्लैडर लिखा हुआ है ये, इसमें इसे बोलते हैं पिताशय। पिताशय में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्टोर होगा, संचित होगा? पिताशय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाइल जूस होता है या पितरस होता है, इसका श्रावण कौन करता है और वो स्टोर कहाँ होता है? श्रावण करता है यानी सिक्रेशन करता है लीवर, और स्टोर होता है पिताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है पैनक्रियाटिक, जो अग्नाशयी ग्रंथि बोलते हैं ना, अग्नाशयी ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? देखिए, इसका पीएच 7.7 से 8.4 होता है, सही बात है। इसका पीएच देख ले, ये एक बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका काम ये होता है जो ड्यूडेनम पार्ट है उसका बेसिक नेचर बनाना। ठीक है, तो ये तो बात सही होगी। इसका मतलब ये प्रतिदिन यह 600 ml से 1 लीटर तक बनता है, ये भी सही है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। देखिए, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। ये क्या काम करता है? ये सिर्फ जो पाचन क्रिया है उसे सही करता है, तेज करता है। ठीक है, इसके पास कोई खुद का एंजाइम नहीं होता जिससे पाचन हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वसा का पाइशीकरण नहीं करता। यह वसा का पाइशीकरण करता है, ये गलत बात है, यानी आंसर इसका यही हो जाएगा। पूछा है ना सही नहीं है, तो ये सही नहीं है।
पाइशीकरण करता है ये वसा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या पितरस में पाया जाता है? पितरस में क्या होता है? देखिए, पितरस में जल होता है, वाटर, सही बात है, वाटर होता है। पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट ये होता है, ये भी होता है। बाइल पिगमेंट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण ही जॉन्डिस जो बीमारी हो जाता है, पीलिया, जब यकृत अगर सही से काम ना करे तो अगर जो पिगमेंट है, एक तो होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में तो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी इसमें होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम, ये कार्बोनेट यहाँ से हट गया है, बाइकार्बोनेट लिख लो इसे, कार्बोहाइड्रेट को हटा के सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। इसी की वजह से ये बेसिक नेचर का होता है और ड्यूडेनम पार्ट को भी बेसिक नेचर का बना देता है, जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। अगला इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। उन 25 क्वेश्चन होने के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो सब्सक्राइबर के पास जो बेल का बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।